नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्धवाइस में। सिद्धवाइस की तरफ से हमने जो एनसीईआरटी की डिकोडिंग सीरीज चालू की है, उस सीरीज में हम बात कर रहे हैं जो 7वीं क्लास की एनसीईआरटी जियोग्राफी की बुक है, उस बुक की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। और आज के इस लेक्चर में हम इसी बुक के 9th चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है लाइफ इन द टेम्परेट ग्रासलैंड। मतलब जो हमारा टेम्परेट रीजन है, उस टेम्परेट रीजन में जो कोई भी ग्रासलैंड हमें देखने को मिलते हैं और उस ग्रासलैंड का जो मानवीय जीवन है, उसका क्लाइमेट, इन सारी चीजों की आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे। तो चलिए आज के हमारे पहले कंसेप्ट से यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं, जो कि है ग्रासलैंड के बारे में। अ रीजन वेयर द ग्रासेस फॉर्म द डोमिनेंट टाइप ऑफ द प्लांट लाइफ। Grassland make up almost quarter of the total land surface. The types of the plant that grow here generally depend on the climate and soil are like. As the climate play an important role in the formation of the grassland, it is generally used as a basis to divide the world grassland into two broad categories. One is temperate region and second is ट्रॉपिकल रीजन। तो सबसे पहले यहाँ पर जो ग्रासलैंड का एरिया होता है, उसे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो कोई भी एरिया होगा, अगर उस एरिया में सबसे अधिक मात्रा में अगर हमें घास या ग्रास देखने को मिलती हो, तो इट कैन बी अ ग्रासलैंड। ये बन जाएगा हमारा ग्रासलैंड। और ये तो उसकी हुई एक पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, यहाँ पे जो कोई भी एरिया होगा, अगर उसका 1/4 एरिया पे यहाँ पर अगर ग्रास है, तो उसे हम ग्रासलैंड कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे ये जो एरिया है, इस एरिया को इस प्रकार से अगर हम 4 टुकड़ों में इसको बांट दे, यहाँ पर इस एक टुकड़े के बराबर अगर हमें ग्रासलैंड देखने को मिलती है, तो वो बन जाएगा हमारा ग्रासलैंड। अब जो ग्रासलैंड का एरिया होता है, वो किसके द्वारा डिफाइन किया जाता है, मतलब किस एरिया में हमें ग्रास देखने को मिलेगी, किस एरिया में हमें पेड़ पौधे देखने को मिलेगी, इसको डिफाइन करने का काम वो किया जाता है क्लाइमेट। मतलब उस एरिया का क्लाइमेट किस प्रकार का है और उसी समय उस एरिया की जो जमीन है, जो मृदा है, वो किस टाइप की है। इन दो माध्यम से हम ये पता कर सकते हैं कि उस एरिया में ग्रास होगी या हमें ट्रीज देखने को मिलेगी। जो हमारा विश्व है, उसका जो क्लाइमेट है, उसे हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जिनमें एक है टेम्परेट रीजन और दूसरा है ट्रॉपिकल रीजन। यहाँ पे ये जो ट्रॉपिकल रीजन है, इस ट्रॉपिकल रीजन में जो भी ग्रासलैंड हमें देखने को मिलती है, उन्हें हम नाम देते हैं ट्रॉपिकल रीजन ग्रासलैंड। और जो टेम्परेट रीजन होता है, टेम्परेट रीजन में जो भी ग्रासलैंड हमें देखने को मिलती है, उन्हें हमने नाम दिया है टेम्परेट ग्रासलैंड। तो आज के इस लेक्चर में हम यहाँ पे जो टेम्परेट एरिया है, टेम्परेट एरिया में पाए जाने वाली जो ग्रासलैंड है, उनकी यहाँ पर हम बात करेंगे। जो इक्वेटर का एरिया है, उसके सराउंडिंग एरिया में हमें ट्रॉपिकल रीजन देखने को मिलता है। और इक्वेटर के सराउंडिंग एरिया के बाद उसके नॉर्थ और साउथ में हमें जो एरिया देखने को मिलता है, वो है हमारा टेम्परेट रीजन। और इस एरिया में जो भी ग्रासलैंड हमें देखने को मिलते हैं, उसकी यहाँ पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण जो टेम्परेट ग्रासलैंड है, जिसका नाम है द पेरी। तो इसको इन डिटेल में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो बात करेंगे द पेरी ग्रासलैंड की। द टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ द नॉर्थ अमेरिका आर नोन एज पेरीज। इट इज द रीजन ऑफ द फ्लैट जेंटल स्लोपिंग और hilly land. For the most part, prairies are treeless, but near the low-lying plains flanking river valleys, woodland can be found. Tall grasses up to 2 meter high dominate the landscape. It is actually a sea of grass. The prairies are bound by the Rockies Mountain in the west and the Great Lakes in the east. The prairies cover part of the United States of America and part of Canada. In the USA, the area is drained by the tributaries of the Mississippi, and the Canadian prairies are drained by the tributaries of Saskatchewan रिवर। तो देखिए, जो हमारा प्रेरी ग्रासलैंड है, वो हमें नॉर्थ अमेरिका का जो एरिया है, वहां पे देखने को मिलता है। इसका जो वेस्ट का जो पार्ट है, उसका जो पश्चिम का जो पार्ट है, यहाँ पे इस एरिया में हमें जो रॉकीज माउंटेन की रेंज है, जो कि विश्व की एक सबसे महत्वपूर्ण माउंटेन रेंज में जिसे गिना जाता है,
वो हमें देखने को मिलती है। और यहाँ पे उसके ईस्ट में हमें ग्रेट लेक्स ऑफ द अमेरिका देखने को मिलते हैं। तो इसके बीच में यहाँ पे ये जो एरिया आता है नॉर्थ अमेरिका में, यहाँ पे हमें पेरीज ग्रासलैंड देखने को मिलती है। अब ये जो पेरी ग्रासलैंड है, इस एरिया में जो ट्री कवर है वो लगभग ना के बराबर हमें देखने को मिलता है। एक प्रकार से यहाँ पे जो पेरी ग्रासलैंड है इसे आप सी ऑफ ग्रास भी कह सकते हैं, क्योंकि हर तरफ अगर इस एरिया में आप देखें तो आपको ग्रास ही ग्रास देखने को मिलेगी। इसका रीजन क्या है यहाँ पे इतनी अधिक मात्रा में ग्रास होने का? तो इसका रीजन है इस एरिया का जो क्लाइमेट है, जो ग्रासलैंड के लिए आइडियल क्लाइमेट होता है, उस टाइप का यहाँ पे हमें क्लाइमेट देखने को मिलता है। उसी समय यहाँ पे जो भी जमीन है वो हमें फ्लैट देखने को मिलती है, और यहाँ पे जो स्लोप होता है वो काफी कम देखने को मिलता है। कई जगहों पे छोटी छोटी पहाड़ियां ही हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे इस एरिया में जो भी ग्रास हमें देखने को मिलती है उसकी हाइट हमें लगभग 2 मीटर के आसपास देखने को मिलती है। इस तरह से ये जो पेरी ग्रासलैंड है वो हमें दो नेशंस में देखने को मिलता है, जिनमें सबसे पहला है यूएसए, या जिसे हम अमेरिका के नाम से जानते हैं, और दूसरा है कनाडा। जो साउथ का जो एरिया है वहां पे हमें यूएसए देखने को मिलता है, और जो नॉर्थ वाला जो पार्ट है वहां पे हमें कनाडा देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से जो पेरी ग्रासलैंड है वो हमें दो नेशंस में बटा हुआ देखने को मिलता है। यहाँ पे जो अमेरिका है, अमेरिका की जो मिसिसिपी और उसकी जो ट्रिब्यूटरी या उसकी जो सहायक नदियां है, उसने क्या किया है, इस पार्क को ड्रेन किया है। मतलब यहाँ पे इस एरिया में हमें जो मिसिसिपी रिवर है उसका बेसिन एरिया देखने को मिलता है, और जो नॉर्थ का पार्ट है वहां पे हमें कनाडा में पाई जाने वाली सक्चोना रिवर और उसकी जो ट्रिब्यूटरी है उसका बेसिन एरिया देखने को मिलता है। तो यहाँ पे इस प्रकार से इन डिटेल में हमने जो पेरी ग्रासलैंड है उसकी बात की। चलते हैं आगे। तो यहाँ पे एक मैप दिया गया है, इस मैप के माध्यम से काफी आसानी से आप जो पेरी ग्रासलैंड है उसको लोकेट कर पाओगे, और जो आपका मैपिंग वाला पोर्शन है उसे भी आप अच्छी तरह से कंप्लीट कर पाओगे। तो देखिए यहाँ पे इस एरिया में हमें ये जो पेरी ग्रासलैंड है उसका एरिया देखने को मिलता है, और ये जो एरिया है वो हमें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और जो कनाडा देश है उसके बीच में देखने को मिलता है। यहाँ पे अमेरिका और जो कनाडा है उसका बॉर्डर हमें देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे हमें मेक्सिको और जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है उसका बॉर्डर देखने को मिलता है। जैसा कि हम बात ही कर चुके हैं, जो पेरी ग्रासलैंड है उसके वेस्ट में हमें विश्व की सबसे महत्वपूर्ण एक माउंटेन रेंज देखने को मिलती है जिसका नाम है रॉकी माउंटेन रेंज। और जो ईस्ट वाला एरिया है यहाँ पे इस एरिया में हमें जो ग्रेट लेक्स ऑफ अमेरिका है वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे रॉकी माउंटेन रेंज और जो ग्रेट अमेरिका के लेक है इन दोनों के बीच में हमें पेरी ग्रासलैंड देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने जो यूनाइटेड स्टेट है या नॉर्थ अमेरिका का जो कॉन्टिनेंट एरिया है उसमें जो पेरी ग्रासलैंड है उसका लोकेशन कहाँ पे है, इस चीज को यहाँ पे इस मैपिंग के थ्रू समझा। यहाँ पे जो ये पेरी वर्ड है उसका ओरिजिन किस प्रकार से हुआ इसको भी जरा देख लेते हैं। द वर्ड पेरी ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लैटिन वर्ड प्रायटा विच मीन मीडो। तो देखिए एक लैटिन वर्ड है प्रायटा जिसका मीनिंग है मीडो। मतलब मीडो का मतलब होता है जो कोई भी एरिया जहाँ पे काफी अधिक मात्रा में ग्रास देखने को मिलती है और उस एरिया में हमें रेयरिंग ऑफ एनिमल देखने को मिलता है, तो उस प्रकार का रीजन को कहा जाता है मीडो। और लैटिन वर्ड में प्रायटा मीन्स मीडो, और जो प्रायटा होता है उसी से ये जो प्रेरी वर्ड है उसका ओरिजिन बनता हुआ हमें देखने को मिलता है। नीचे यहाँ पे हमें एक डू यू नो देखने को मिल रहा है, उसे भी जरा देख लेते हैं। The grasslands of the prairies were the home of the American Indians, more popularly known as Blackfoot Indian. The prairie were home of the other tribes also like the Apache, the Crow, the Cree and the Pawnee। तो देखिए जो पेरी ग्रासलैंड है उस एरिया में हमें कुछ इंडिजिनियस पीपल देखने को मिलते हैं जिन्हें खासकर ब्लैकफुट इंडियन इस नाम से जाना जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो प्रेरी ग्रासलैंड है उस एरिया में जो भी इंडिजिनियस पीपल हमें देखने को मिलते हैं उन्हें खासकर किस नाम से जाना जाता है, तो वहां पे आपका आंसर होना चाहिए
ब्लैक फुट इंडियंस। उसी समय जो पेरी रीजन है वहां पे हमें कई सारी ट्राइब देखने को मिलती है, जिनमें हमें अपाची ट्राइब भी देखने को मिलती है, क्रो ट्राइब देखने को मिलती है, क्री ट्राइब देखने को मिलती है, और जो पवनी जो ट्राइब है वो भी हमें इस एरिया में देखने को मिलती है। ये जो फैक्ट है ये हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। उसी समय आपको ध्यान में रखना है जो पेरी ग्रासलैंड है वो किन दो टोपोग्राफी के बीच में आता है, तो वहां पे आपका आंसर होना चाहिए रॉकी माउंटेन, और दूसरा है द ग्रेट लेक्स ऑफ द अमेरिका। उसी समय जो पेरी का रीजन है उस एरिया में हमें कौन सी दो महत्वपूर्ण नदियां देखने को मिलती है, इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलते हैं आगे। तो आगे देखिए यहाँ पे हमें जो पेरी ग्रासलैंड है उसका पिक्चर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे इस प्रकार से ग्रीन कवर एक प्रकार से हमने लैंड पे बिछा हुआ हमें देखने को मिलता है, और यहाँ पे आप दूर दूर तक देख सकते हो किसी भी एरिया में यहाँ पे हमें कोई भी ट्री देखने को नहीं मिल रही। तो इस प्रकार से एक प्रकार से हमें जो पेरी ग्रासलैंड है उसका एक्चुअल व्यू देखने को मिलता है अगर हम उस एरिया को विजिट करें। तो यहाँ पे जो पेरी ग्रासलैंड है उसका जो क्लाइमेट है उसकी यहाँ पर हम बात करेंगे। बीइंग लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, the climate is continental type with the extreme temperature. The summers are warm with the temperature of around 20 degrees Celsius, while in the winter minus 20 degrees Celsius has been recorded in the Winnipeg, Canada. In winters, a thick blanket of snow covers this region. The annual rainfall is moderate and is ideal for the growth of the grasses. Due to the absence of the north-south barrier, local wind chinook blow here. तो देखिए यहाँ पे जो पेरी ग्रासलैंड है उसका जो क्लाइमेट का एरिया है उसको देखने से पहले हमें जो पेरी है उसका पोजीशन देखना जरूरी है। जैसा कि हम पिछले जो मैप का सेक्शन है वहां पे देख ही चुके हैं, जो कॉन्टिनेंट का जो बीच का एरिया है यहाँ पे इन द हार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट हमें पेरी ग्रासलैंड देखने को मिलता है। जो कोई भी लैंड या जो कोई भी रीजन हो अगर इस प्रकार से जो कॉन्टिनेंट है उसके बीचों बीच में हो तो उसे कहा जाता है कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट। देखिए यहाँ पे जो कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है उसकी सबसे महत्वपूर्ण दो विशेषताएं हमें देखने को मिलती है। इसमें सबसे पहली है जो टेम्परेट रेंज होता है वो काफी अधिक हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे जो टेम्परेचर का रेंज है उससे मतलब है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल जो समर का मंथ होता है, समर के मंथ में यहाँ पे हमें 20 डिग्री का टेम्परेचर देखने को मिलता है, और जो विंटर का मौसम होता है वहां पे हमें -20 डिग्री का टेम्परेचर देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पे जो हाई टेम्परेचर और जो लो टेम्परेचर है इन दोनों के बीच का अगर डिफरेंस हम देखें तो लगभग 40 डिग्री के आसपास हमें देखने को मिलता है। यहाँ से 0 से 20 और 0 से -20 इसके बीच का डिफरेंस हमें 40 डिग्री के बीच में देखने को मिलता है। तो ये जो डिफरेंस होता है उसे कहा जाता है टेम्परेचर रेंज। मतलब हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर के बीच में कितना गैप है उसी को कहा जाता है टेम्परेचर रेंज। और ये जो टेम्परेचर रेंज है वो काफी अधिक मात्रा में यहाँ पे हमें पेरी के रीजन में देखने को मिलता है। दूसरा है यहाँ पे इस एरिया में जो भी वाटर बॉडीज होगी, जो भी ओशन या सी हमें देखने को मिलते हैं, उसका कोई भी इन्फ्लुएंस यहाँ पे इस एरिया पे हमें देखने को नहीं मिलता। तो इस प्रकार से इन डिटेल में अगर यहाँ पर बात करें, जो पेरी का जो क्लाइमेट है वो हमें कॉन्टिनेंटल टाइप देखने को मिलता है। जैसे कि हम बात ही कर चुके हैं, जो समर का मौसम होता है, समर के मौसम में यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो हमें 20 डिग्री सेल्सियस के अराउंड देखने को मिलता है, और जैसे ही विंटर का मौसम आता है, विंटर के मौसम में टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से जो समर और जो विंटर का मौसम है वहां पे हमें टेम्परेचर में काफी अधिक मात्रा में बदलाव देखने को मिलते हैं। तो देखिए जो विंटर का जो मौसम है यहाँ पे काफी कम मात्रा में टेम्परेचर होने के कारण जो विंटर का सीजन है उन दिनों में यहाँ पे इस एरिया में पूरी तरह से स्नो कवर मतलब बर्फ की एक चादर सी यहाँ पे इस एरिया में बनती हुई हमें देखने को मिलती है। मतलब यहाँ की जो भी ग्रासलैंड है उस ग्रास पे पूरी तरह से बर्फ हमें देखने को मिलेगी इन विंटर सीजन। यहाँ के अगर रेनफॉल की अगर यहाँ पर हम बात करें तो देखिए इस एरिया में जो भी रेनफॉल हमें देखने को मिलता है वो काफी मॉडरेट वे में हमें देखने को मिलता है, और ये जो रेनफॉल है यहाँ पे जो ग्रास की ग्रोथ है उसके लिए एक
आइडियल कंडीशन को जनरेट करता है। तो इसी प्रकार से इन डिटेल में हमने बात की जो पेरी का रीजन है उस एरिया का जो क्लाइमेट है वो हमें किस प्रकार का देखने को मिलता है। उसी समय इस एरिया में एक विंड ब्लो करती हुई हमें देखने को मिलती है जिसका नाम है चिनूक, क्योंकि यहाँ पे जो नॉर्थ टू साउथ का जो एरिया है यहाँ पे कोई भी माउंटेन रेंज हमें इस एरिया में देखने को नहीं मिलती जो कि ये जो चुनुक विंड है उसको रोक सके। तो यहाँ पे जो चुनुक विंड है उसके बारे में इन डिटेल में इस डू यू नो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। चिनूक इज अ हॉट विंड दैट ब्लो इन अ winter and therefore raises the temperature in the shorter time. This increase in the temperature resulted in the melting of the snow, making pasture land available for the grazing of the animal. तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर हमें ध्यान में रखनी है, चिनूक एक हॉट विंड है जो कि विंटर के मौसम में ब्लो करती है, जिसके कारण जो पेरी का रीजन है वहां पे विंटर के मौसम में जो टेम्परेचर में गिरावट हमें देखने को मिलती है उसको बढ़ाने का काम ये जो चिनूक विंड है उसके द्वारा किया जाता है। उसी समय इस एरिया में जो बर्फ है वो भी पिघलती हुई हमें देखने को मिलती है। उसी के कारण यहाँ पे जो भी पास्चर लैंड हमें देखने को मिलते हैं दे आर गेटिंग अवेलेबल फॉर दी ग्रेजिंग ऑफ दी एनिमल। तो यहाँ पे जो पेरी ग्रास लैंड है उस एरिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको ये ध्यान में रखनी है कि इस एरिया में जो चिनूक विंड है वो ब्लो करती है और ये एक हॉट विंड है जो कि विंटर के मौसम में ब्लो करती हुई हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पे जो पेरी ग्रासलैंड है उस पे पाए जाने वाला फ्लोरा और जो फौना है उसकी यहाँ पर हम बात करेंगे। यहाँ पे जो फ्लोरा वर्ड है उसका अर्थ है जो वनस्पति जीवन और जो फौना वर्ड है उसका अर्थ है प्राणी जीवन। तो यहाँ पर इन डिटेल में हम जो पेरी का रीजन है उस एरिया में किस प्रकार की वनस्पति और जो एनिमल्स है वो हमें देखने को मिलते हैं उसको यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। पेरीज आर द प्रैक्टिकली ट्रीलेस वेयर वाटर इज अवेलेबल, ट्रीज सच एज willows, alders and poplars grow. Places that receive rainfall over 50 centimeter are suitable for farming as the soil is fertile. Though the major crop of this area are maize, other crops including potatoes, soybean, cotton and alfalfa is also grown. Area where rainfall is very little or unreliable, grasses are shorter and sparse. These areas are suitable for the cattle rearing. Large cattle farms called ranches are looked after by the sturdy men called cowboy. तो देखिए यहाँ पे जो पेरी का रीजन है उस एरिया में फ्लोरा और जो फौना या वनस्पति और जो वन्य जीव है उसकी यहाँ पर अगर हम बात करें तो जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं जो पेरी का एरिया है वहां पे हमें कोई भी ट्री या कोई भी पेड़ पौधे देखने को नहीं मिलते, लेकिन जिस किसी भी एरिया में जो वाटर की अवेलेबिलिटी है वो अगर हमें अच्छी देखने को मिले तो उस एरिया में हमें कुछ ट्री देखने को मिलती है जिनमें हमें विलोज, अल्डर्स एंड पॉपुलर्स इस प्रकार के ट्रीज वहां पे इस एरिया में ग्रो करती हुई हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे जिस किसी भी एरिया में हमें जो बरसात है वो अगर 50 सेंटीमीटर से ऊपर देखने को मिले तो उस एरिया में हमें कुछ फार्मिंग भी देखने को मिलती है और यहाँ पे जो फार्मिंग है वहां पे पाए जाने वाले जो क्रॉप है उनमें सबसे महत्वपूर्ण है मेज क्रॉप और उसके बाद पोटैटो, सोयाबीन, कॉटन एंड जो अल्फा अल्फा ग्रास है उसका भी यहाँ पे काफी अधिक मात्रा में कल्टीवेशन हमें देखने को मिलता है। लेकिन जिस किसी भी एरिया में जो रेनफॉल है जो हमें काफी कम मात्रा में देखने को मिले उस एरिया में की जो ग्रास है वो काफी शॉर्टर मतलब काफी छोटी हमें देखने को मिलती है। उसी समय वहां पे जो ग्रास के जो प्लॉट है वो काफी विरल या स्पेयर या रेयर हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे ये जो एरिया है इस एरिया में जो कैटल रियरिंग है वो काफी अधिक मात्रा में हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे जो लार्ज कैटल के फार्म होते हैं उन्हें नाम दिया गया है रैंचेस और यहाँ पे जो कैटल फार्म है उनकी जो देखभाल करने वाला मेंस होते हैं उन्हें कहा जाता है काउबॉय। तो इस प्रकार से यहाँ पे काउबॉय की एक पिक्चर हमें देखने को मिल रही है। चलते हैं आगे। बाइसन और द अमेरिकन बफेलो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल ऑफ द रीजन।
It nearly got extinct due to its indiscriminate hunting and is now protected species. The other animals found in these region are rabbits, coyotes, gophers and prairie dog. तो देखिए यहाँ पे जो पेरी का रीजन है उस पे पाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण एनिमल है बाइसन। लेकिन यहाँ पे ये जो बाइसन है उसका इनडिस्क्रिमिनेट हंटिंग मतलब काफी अधिक मात्रा में जो बाइसन एनिमल है उसकी शिकार होने के कारण यहाँ पे ये जो पेशी है अब इसे प्रोटेक्टेड पेशी के नाम से जाना जाता है। प्रोटेक्टेड पेशी वो पेशी होती है जिसे गवर्नमेंट के द्वारा प्रोटेक्ट किया गया है। मतलब अब इस प्रकार के जो बाइसन होंगे अगर उनकी आप हंटिंग करते हो, उनकी आप शिकार करते हो तो इट विल बी बिकम इलीगल, तो वहां पे आपको सजा हो सकती है। तो इस प्रकार की जो भी पेशी होती है उसे कहा जाता है प्रोटेक्टेड पेशीज। यहाँ पे जो बाइसन है उसे अमेरिकन बफेलो के नाम से जाना जाता है। मतलब एक बफेलो होती है उसकी एक प्रजाति के रूप में हम बाइसन को देख सकते हैं। उसी समय जो पेरी का रीजन है वहां पे हमें कुछ रैबिट्स भी देखने को मिलते हैं, कोयट्स, गोफर्स और जो पेरी डॉग है वो भी हमें इस एरिया में काफी अधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे जो बाइसन बफेलो है उसका पिक्चर हमें देखने को मिल रहा है, जिसे कि जो अमेरिकन सरकार है उसने क्या किया है प्रोटेक्टेड पेशी माना है। तो यहाँ पे जो पेरी का रीजन है उस एरिया में जो लोक जीवन है या जो पीपल है उनका जीवन किस प्रकार से है उसको जरा देख लेते हैं। Two of the most developed country in the world, USA and Canada, are located in this region. Scientific methods of cultivation and use of tractors, harvester and combine has made North America surplus food producer. The prairies are also known as the granaries of the world due to the huge surplus wheat production. Dairy farming is another major industry. The dairy belt extends from the Great Lakes to Atlantic coast in the east. Dairy farming and extensive agriculture both promote setting up food processing industries. Large mineral deposits, particularly coal, iron, and good network of road, railway, and canals in the region have made it most industrialized region in the वर्ल्ड। तो देखिए यहाँ पे जो पेरी का रीजन है उस एरिया का जो लोक जीवन है या जो पीपल है उनका लाइफ किस प्रकार से है उसको यहाँ पर हम देखेंगे। तो यहाँ पर जो पेरी का रीजन है उस रीजन में हमें विश्व के सबसे विकसित दो देश देखने को मिलते हैं, जिनमें एक है अमेरिका और दूसरा है कनाडा। यहाँ पे जो भी खेती की जाती है वो काफी साइंटिफिक मोड में की जाती है। यहाँ पे जो खेती का कल्टीवेशन होता है उसमें ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर का काफी अधिक मात्रा में इस्तेमाल हम देख सकते हैं। उसी कारण इस एरिया में जो फूड का प्रोडक्शन होता है वो काफी सरप्लस हमें देखने को मिलता है। उसी कारण जो पेरी का रीजन है उसे कहा जाता है ग्रैनरीज ऑफ द वर्ल्ड। मतलब जो हमारा विश्व है, हमारे विश्व को एक धान्य का कोठार देने का काम यहाँ पे जो पेरी रीजन है उसके द्वारा किया जाता है। यहाँ पे काफी अधिक मात्रा में जो गेहूं का प्रोडक्शन होता है वो हमें सरप्लस में देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे दूसरे नंबर पे आता है डेयरी फार्मिंग। तो यहाँ पे जो डेयरी फार्मिंग की इंडस्ट्री है उसका भी काफी अधिक मात्रा में विकास हमें देखने को मिलता है। जो डेयरी फार्मिंग की जो इंडस्ट्री है उसका विस्तार हमें द ग्रेट लेक्स ऑफ अमेरिका और जो अटलांटिक कोस्ट है उसके बीच में देखने को मिलता है। यहाँ पे जो पेरी ग्रासलैंड है इस एरिया में डेयरी फार्मिंग एंड जो एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर है उसका विकास होने के कारण इस एरिया में जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसका इस्टेब्लिशमेंट हमें देखने को मिलता है। उसी समय यहाँ पे कुछ मिनरल्स भी हमें देखने को मिलते हैं जो कि विश्व प्रसिद्ध है, जिनमें कोल एरिया और जो आयरन रीजन है यहाँ पे इस एरिया में काफी अधिक मात्रा में हमें देखने को मिलता है। उसी समय ये जो रीजन है इस एरिया में हमें रोड, रेलवे और जो कैनल है उसके द्वारा काफी अच्छी तरह से यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं देखने को मिलती है, जिसके कारण इस एरिया को विश्व का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र माना गया है। चलते हैं आगे। आगे यहाँ पर बात करेंगे वेल्ड ग्रासलैंड की। द टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ द साउथ अफ्रीका आर कॉल्ड द वेल्ड्स। The velds are rolling plateaus with the varying heights ranging from 600 meter to 1100 meter. It is bounded by the Drakensberg mountain on the east,
To its west lies the Kalahari Desert. On the northeastern part, high vales are located that attain the height of more than 1,600 meters in some places. The tributaries of the river Orange and लिम्पोपो ड्रेन द रीजन। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम जो वेल्ड ग्रासलैंड है उसका जो लोकेशन है उसको फाइंड आउट करेंगे। साइड में यहाँ पे हमें साउथ अफ्रीका का मैप देखने को मिल रहा है और इसी साउथ अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में हमें वेल्ड ग्रासलैंड देखने को मिलता है। यहाँ पे नीचे साउथ के एरिया में यहाँ पे ये जो शैडो एरिया हमें देखने को मिल रहा है इट इज वेल्ड ग्रासलैंड। इसके वेस्ट की अगर बात करें यहाँ पे इस एरिया में हमें विश्व का एक प्रसिद्ध डेजर्ट एरिया देखने को मिलता है जिसे कि हम कलहरी डेजर्ट के नाम से जानते हैं। और जो ईस्ट का एरिया है यहाँ पे इस एरिया में हमें जो ड्रैकनबर्ग माउंटेन रेंज है वो रेंज इस यहाँ पे इस एरिया में देखने को मिलती है। मतलब कलहरी डेजर्ट और जो ड्रैकनबर्ग माउंटेन रेंज है इन दोनों के बीच में हमें वेल्ड ग्रासलैंड देखने को मिलता है। और जो ड्रैकनबर्ग माउंटेन रेंज है उसके ईस्ट में हमें यहाँ पे इंडियन ओशन ये देखने को मिलता है। तो देखिए यहाँ पे जो वेल्ड ग्रासलैंड है उसका जो एरिया है वो प्लेटू से बना हुआ हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो भी प्लेटू हमें देखने को मिलता है इट इज अ टाइप ऑफ रोलिंग प्लेटू। मतलब यहाँ पे जो कोई भी प्लेटू है वो रोलिंग टाइप का है और जो रोलिंग टाइप में जो भी प्लेटू हमें देखने को मिलता है उसका जो फ्लैटनेस है या उसकी जो हाइट है वो हमें वेरी करती हुई देखने को मिलती है। यहाँ पे जो वेल्ड ग्रासलैंड है यहाँ पे जो प्लेटो का एरिया है इसकी हाइट हमें 600 टू 1100 मीटर के बीच में यहाँ पे वेरी करती हुई देखने को मिलती है। उसी समय यहाँ पे जो ईस्ट में जो हमें वेल्ड का एरिया देखने को मिल रहा है यहाँ पे जो एरिया है उसकी हाइट काफी अधिक मात्रा में देखने को मिलती है जिसे कि हाई वेल्स के नाम से भी जाना जाता है। और इस एरिया की हाइट हमें एवरेज 1600 मीटर के बीच में देखने को मिलती है। जो वेल्ड का जो ग्रासलैंड है उस एरिया में सबसे महत्वपूर्ण दो रिवर हमें देखने को मिलती है। उनमें एक है ऑरेंज रिवर और दूसरी है लिपोपो रिवर। इन दो रिवर के द्वारा इस एरिया को ड्रेन किया जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि जो वेल्ड ग्रासलैंड है वहां पे पाई जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण दो रिवर के बारे में बताइए। तो वहां पे आपका आंसर होना चाहिए एक ऑरेंज और दूसरी है लिपोपो। चलते हैं आगे। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे जो वेल्ड का एरिया है वहां पे जो भी क्लाइमेट है उस क्लाइमेट की यहाँ पर हम बात करेंगे। द वेल्ड हैव अ माइल्ड क्लाइमेट ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द इंडियन ओशन। Winters are cold and dry. Temperature vary between 5 degrees Celsius to 10 degrees Celsius and July is the coldest month. Summer are shorter and warmer. Some type of grasses grown on almost every surface of the earth. The world receive rainfall mainly in the summer month from November to February. This is mainly because of the warm ocean current that washes the shores of the whales. If rainfall is scanty in the winter month from June till August, drought may be occur। तो देखिए जो वेल्ड का जो एरिया है वहां पे जो भी क्लाइमेट हमें देखने को मिलता है उसको यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो भी क्लाइमेट हमें देखने को मिलता है वो माइल्ड वे में देखने को मिलता है। मतलब यहाँ का क्लाइमेट हमें सौम्य देखने को मिलता है। ना तो यहाँ पर ज्यादा सर्दी होती है या ना हमें इस एरिया में ज्यादा गर्मी देखने को मिलती है। यहाँ का जो विंटर का मौसम है विंटर के मौसम में यहाँ पे हमें काफी अधिक मात्रा में कोल्ड देखने को मिलती है और ये जो कोल्ड है वो हमें ड्राई वे में देखने को मिलती है। अगर यहाँ पे जो टेम्परेचर का रेंज है उसकी बात करें वो हमें 5 डिग्री के दरमियान देखने को मिलती है। क्योंकि जो सर्दी का मौसम होता है सर्दी के मौसम में यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो 5 डिग्री सेल्सियस के अराउंड देखने को मिलता है। और जो गर्मी का मौसम होता है गर्मी के मौसम में यहाँ का जो टेम्परेचर की रेंज है वो हमें 10 डिग्री सेल्सियस तक देखने को मिलती है। यहाँ पे इस एरिया में जो जुलाई का महीना होता है वो सबसे कोल्डेस्ट मतलब सबसे अधिक मात्रा में सर्दी यहाँ पे जुलाई के मंथ में हमें देखने को मिलती है। यहाँ का अगर गर्मी का मौसम की हम बात करें वो काफी शॉर्टर या छोटे हमें देखने को मिलते हैं। उसी समय यहाँ पे गर्मी के दिनों में जो तापमान होता है वो हमें अधिक देखने को
मिलता है। इस एरिया में जो समर के मंथ्स होते हैं, मतलब जो गर्मी के दिन होते हैं, उन दिनों में यहाँ पे बरसात होती हुई हमें देखने को मिलती है। खासकर जो नवंबर और जो फरवरी का महीना है, इन 2 मंथ में यहाँ पे हमें बरसात होती हुई देखने को मिलती है। इसके पीछे का रीजन जो वार्म ओशन करंट बहता हुआ देखने को मिलता है इंडियन ओशन में, वो देखने को मिलता है। इसी के कारण जो वेल्ड का ग्रासलैंड है वहां पे बरसात हमें देखने को मिलती है। जो ये एरिया है, इस एरिया में जो सर्दी का मौसम होता है, सर्दी के मौसम में और उन दिनों में भी यहाँ पे बरसात हमें देखने को मिलती है। खासकर जून से लेकर अगस्त के बीच में यहाँ पे बरसात होती है। अगर इस मौसम में इस एरिया में बरसात कम होती है तो यहाँ पे डेफिनेटली ड्रॉट आता हुआ हम देख सकते हैं। क्लाइमेट के बाद जो वेल्ड का ग्रासलैंड है, उस एरिया में पाए जाने वाली फ्लोरा और जो फौना की प्रजातियां है, उनको जरा यहाँ पर हम देख लेते हैं। द वेजिटेशन कवर इज फेयर, grassland dominate the landscape. Red grass grow in the bushes belts. In the high belts, acacia and marula are seen to be growing. The animal of the veld are primarily lions, leopards, cheetahs and kudu. तो देखिए यहाँ पे जो वेल्ड का ग्रासलैंड है, उस एरिया में जो ग्रास है या जो वेजिटेशन है वो काफी कम मात्रा में हमें देखने को मिलता है। यहाँ का जो भी एरिया है, जो भी रीजन है, इस एरिया में खासकर सबसे अधिक मात्रा में हमें ग्रासेस देखने को मिलती है, जो कि इस एरिया को डोमिनेट करने का काम करते हैं। जो ग्रासेस है, इस एरिया में जो भी छोटी छोटी वनस्पतियां है, जो भी बुशेस है, उनके बीच में हमें यहाँ पे रेड ग्रास ग्रो होती हुई देखने को मिलती है। उसी समय यहाँ पे जो वेल्ड का हाई वेल्ड का जो एरिया है, उस एरिया में हमें अकासिया और जो मारूला, ये जो वनस्पतियां है वो खासकर ग्रो करती हुई देखने को मिलती है। यहाँ पे जो एनिमल जीवन है या जो वन्य जीवन है, उसकी अगर यहाँ पर हम बात करें तो खासकर हमें यहाँ पे इस एरिया में लॉयन देखने को मिलते हैं, लेपर्ड देखने को मिलते हैं, चीता और जो कुड़ू, ये जो प्रजातियां है, ये प्रजातियां हमें इस एरिया में देखने को मिल रही है। यहाँ पे इस पिक्चर में हमें लेपर्ड देखने को मिल रहा है, जो कि हमें जो वेल्ड का ग्रासलैंड है उस एरिया में देखने को मिलता है। यहाँ पे फ्लोरा और फौना के बाद अब यहाँ पर हम बात करेंगे जो वेल्ड का ग्रासलैंड है, उस एरिया में जो लोग जीवन है, जो पीपल है, उनका लाइफ किस प्रकार से है उसको जरा देख लेते हैं। वेल्ड आर नोन फॉर द कैटल रियरिंग एंड माइनिंग. The soil are not very fertile in the velds due to the presence of the discontinuous grasses exposes barren surface. However, the land is fertile, crops are grown. The main crops are maize, wheat, barley, oats and potatoes. Cash crop like tobacco, sugarcane and cotton are also grown. Sheep rearing is the most important occupation of the people. Sheep is bred mainly for wool and has given rise to the wool industry in the Wales. Merino sheep is an popular species and their wool is very warm. Dairy farming is the next important occupation. Cattle are reared in the warmer and wetter region and the dairy products like butter, cheese are produced for the both domestic supply and also for export. तो देखिए जो वेल्ड का जो ग्रासलैंड का एरिया है, उस एरिया में खासकर 2 एक्टिविटीज हमें देखने को मिलती है, जिनमें सबसे पहली है कैटल रियरिंग और दूसरा है माइनिंग। तो ये जो 2 एक्टिविटी है उनको इन डिटेल में यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले जो एग्रीकल्चर होता है, जो फार्मिंग होता है, उसको जरा देख लेते हैं। देखिए इस एरिया में जो भी लैंड हमें देखने को मिलती है वो काफी फर्टाइल या अधिक मात्रा में उपजाऊ हमें नहीं देखने को मिलती, जिसके कारण यहाँ पे जो खेती है वो काफी कम मात्रा में ही हमें देखने को मिलती है। जो ये वेल्ड का एरिया है, इस एरिया की जो लैंड है वो काफी अधिक मात्रा में हमें बरेन सरफेस में देखने को मिलती है। इसका ये रीजन है क्योंकि इस एरिया में जो भी ग्रासलैंड है वो हमें पैचेस में देखने को मिलती है। मतलब किसी एक एरिया में हमें ग्रास देखने को मिलती है, दूसरे एरिया में हमें ग्रास देखने को नहीं मिलती, और जिस किसी भी एरिया में हमें ग्रास देखने को नहीं मिलती, वहां की जो मिट्टी है उसका काफी अधिक मात्रा में हमें इरोजन देखने को मिलता है, जिसके कारण यहाँ की जो जमीन है वो हमें अनफर्टाइल देखने को मिलती है, जिसके कारण इस एरिया में जो खेती है वो काफी कम मात्रा में देखने को मिलती है। लेकिन जिस किसी भी एरिया में जो वाटर है उसकी अवेलेबिलिटी अगर अच्छी हो और दूसरी तरफ जो लैंड की फर्टिलिटी है वो भी वहां पे अगर हमें देखने को मिले, तो उस एरिया में कुछ क्रॉप को लिया जाता है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण क्रॉप है मेज, व्हीट, बार्ली, ओट्स एंड पोटैटो। यहाँ पर अगर हम कैश क्रॉप की बात करें,
तो यहाँ पे हमें टोबैको, शुगर केन और जो कॉटन है उसका प्रोडक्शन देखने को मिलता है। यहाँ पर इस एरिया की सबसे महत्वपूर्ण दो एक्टिविटीज के बारे में हमने बात की, जिनमें सबसे पहली है कैटल रेयरिंग। उसको जरा यहाँ पर हम देख लेते हैं। देखिए, इस एरिया में जो शिप्स होती है उनकी रेयरिंग काफी अधिक मात्रा में हमें देखने को मिलती है, और ये एक इस एरिया के जो लोग हैं उनका महत्वपूर्ण ऑक्यूपेशन भी हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे जो भी शिप होती है, जो भेड़ बकरियां होती है, इनको पालने की असली वजह इनसे मिलने वाली जो वूल है वो है, क्योंकि यहाँ पे जो मरीनो शिप है उससे मिलने वाली जो वूल है उसकी डिमांड आसपास के एरिया में और विश्व तौर पर काफी अधिक मात्रा में हमें देखने को मिलती है, क्योंकि मरीनो से मिलने वाली जो वूल है वो काफी गर्म हमें देखने को मिलती है, और जो सर्दी का जो मौसम होता है या जो सर्दी के मौसम वाला जो एरिया होता है उस एरिया में इस शिप से मिलने वाली जो वूल है उसकी काफी अधिक मात्रा में डिमांड हमें देखने को मिलती है। उसी कारण खासकर इस एरिया में जो मरीनो शिप है उसकी रियरिंग काफी अधिक मात्रा में हमें देखने को मिलती है। उसी समय इस एरिया में जो डेयरी फार्मिंग है उसका भी काफी अधिक मात्रा में विकास होता हुआ हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे जो डेयरी फार्मिंग होता है वो खासकर जो वार्मर और जो वेटर रीजन्स है, जहाँ पे गर्मी और जो पानी की मात्रा अधिक मिले, उसी एरिया में हमें डेयरी फार्मिंग देखने को मिलती है। यहाँ के जो डेयरी प्रोडक्ट्स है उनमें खासकर बटर और चीज, इनका प्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है, और इनका सप्लाई हमें डोमेस्टिक मार्केट में और इनका एक्सपोर्ट भी यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में होता हुआ देखने को मिलता है। चलते हैं आगे। द वर्ल्ड हैव अ रिच रिजर्व ऑफ मिनरल्स। Iron steel industry have developed where coal and iron are present. Gold and diamond mine are major occupation of the people of this region. Johannesburg is known for being gold capital of the world. Kimberley is famous for the diamond mines. South Africa became British colony. This mineral rich area has well developed network of ट्रांसपोर्ट। तो देखिए, जो वेल का एरिया है वहां पे खासकर जो मिनरल का प्रोडक्शन होता है वो भी हमें काफी अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। इस एरिया में आयरन और जो स्टील की जो इंडस्ट्री है उसका विकास काफी अधिक मात्रा में यहाँ पे हुआ है। खासकर जो कोल और जो आयरन का जो माइन का एरिया है, जो खदानों का एरिया है, उस एरिया में यहाँ पे आयरन और स्टील का जो इंडस्ट्री है उसका इस्टेब्लिशमेंट होता हुआ हमें देखने को मिलता है। जो माइन इंडस्ट्री है उसमें हमें सबसे अधिक मात्रा में गोल्ड और जो डायमंड है उसका माइनिंग देखने को मिलता है। यहाँ पे इस एरिया में जो जोन्सबर्ग शहर है, इट इज कॉल्ड गोल्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे जो किम्बरली एरिया है, इट इज फेमस फॉर द डायमंड माइन, क्योंकि विश्व के सबसे अधिक मात्रा में जो डायमंड हमें किसी एक एरिया में मिलते हैं तो वो एरिया है किम्बरली। यहाँ पे दो फैक्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। इन दो फैक्ट्स को आपको काफी अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। एक है जोहान्सबर्ग, जिसे कि विश्व की गोल्ड कैपिटल के नाम से जाना जाता है, और दूसरा है किम्बरली। इस एरिया में हमें डायमंड माइंस देखने को मिलती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो साउथ अफ्रीका, इट वाज द ब्रिटिश कॉलोनी इन द पास्ट, जिसके कारण इस एरिया में हमें अच्छे से विकसित होता हुआ जो आवागमन नेटवर्क है या जो ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क है वो हमें देखने को मिलता है। तो देखिए, यहाँ पे एक डायमंड माइन की पिक्चर हमें देखने को मिल रही है जो कि किम्बरली से है। तो इस प्रकार की डायमंड माइंस हमें किम्बरली में देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से दोस्तों, हमने जो 7वीं क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की बुक है उसके 9 चैप्टर को इन डिटेल में पढ़ा है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में जो कोई भी आपके सुझाव हो, जो कोई भी आपके क्वेश्चन हो, वहां पे आप लिख सकते हो। इसी के साथ ही जो हमारा सिद्धू आईएएस का यूट्यूब का चैनल है उसे सब्सक्राइब करना ना भूले, और सिद्धू आईएएस की तरफ से जो टेलीग्राम का चैनल ओपन किया गया है उसको भी आपको ज्वाइन करना है, क्योंकि इस चैप्टर से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपको वहां से मिल जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप सभी से इजाजत चाहता हूं।